आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है और जो आने वाले समय में जो कंप्यूटर की वैकेंसी आएगी उस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या सिलेबस हो सकता है, उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। कई लोगों का क्वेरी होता है कि सर इसमें जो है सामान्य डिग्री चाहिए या बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए। तो देखिए, जो लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ साथ जो लोग अगर बीटेक नहीं किए हैं, बीसीए कर रखे हैं, साथ में आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी भी कर रखे हैं, कोई भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स से भी कर सकते हैं, अगर कर रखे हैं तो वो भी लोग एलिजिबल हैं। तीसरा, अगर आप बीटेक कर रखे हैं, साथ साथ पीजी डीसीए कर रखे हैं, बीटेक कोई भी स्ट्रीम से कर रखे हैं, उसके साथ पीजी डीसीए कर रखे हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, जो पहले जो 11-12 में जो कंप्यूटर टीचर की बहाली आई उसके अनुसार। लेकिन अभी जो बहाली आने वाला है कंप्यूटर टीचर का वो 11-12 में कम सीट के लिए आएगा, उसमें भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो सीट आएगा वो आपका 6 to 10 में ज़्यादा संभावना है सीट की। और एसीएस महोदय के अनुसार कि 1 to 5 में भी आपके कंप्यूटर टीचर रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 to 5 लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है, लाखों की संख्या में सीट जा सकता है। तो कम से कम तो 70,000 वैकेंसी तो आएगा ही, अगर 1 to 5 में भी अगर मौका दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेन रूप से सिलेबस देखने वाले हैं और सिलेबस के साथ साथ आज एक पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो आपका काम होगा, काम से रिलेटेड यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे और सिलेबस से भी पहले जो अभी एक नोटिफिकेशन आया है, आप देखे होंगे न्यूज़ का कटिंग जो है, चौथे चरण की शिक्षक की बहाली बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है और पहले से भी प्रस्तावित है और चुनाव भी है, तो निश्चित रूप से आएगी। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि नहीं आएगा, वैकेंसियां आएगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर है कि इसका क्या सिलेबस हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का हो सकता है। तो इसको लेकर के हम बता दें कि जो एग्जाम होगा आपका मैक्सिमम जो संभावना, देखिए अभी ये भी एक्सपेक्टेड ही है। ठीक है, क्योंकि अगर बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो निश्चित रूप से वही पैटर्न होगा 120 + 30 का। ठीक है, 120 आपके जो मेन सिलेबस के रहते हैं, 30 हिंदी का, जो हिंदी या इंग्लिश का जो रहता है। ठीक है, तो 150 का ही होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 120 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जो है आपका 40 मार्क्स और 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के आपके कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड, और 40 जीके, जीएस, मैथ ये रहेंगे। ठीक है, ये सिलेबस में आपका आएगा जो टोटल 120 मार्क्स के होंगे। तो ये 90% संभावना है यही होगा। अगर उसको बीएससी भी कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि ये एक अलग प्रकार के टीचर की बहाली है कंप्यूटर टीचर का, तो हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा ना हो करके हो सकता है कि इसको बीएसईबी भी कंडक्ट करवा सकती है। जब बीएसईबी करवाएगी तो डायरेक्ट ये 150 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप देखेंगे 50 और एक 100, जिस प्रकार से आप लोग एसटीईटी देते हैं उसी प्रकार से यहाँ एसटीईटी नहीं होगा, बल्कि फाइनल टीचर के लिए यहाँ पे 50 और 100 नंबर का जो है एग्जाम होगा, जो कि 50 आपका जीके जीएस जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और 100 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो दो संभावना है, क्योंकि अभी पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए हम हर एक संभावना पे चर्चा कर रहे हैं। जब क्लियर हो जाएगा तब तो हम लोग जान ही जाएंगे कि कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग दोनों पक्ष को रखते हुए पढ़ेंगे कि क्या सिलेबस हो सकता है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो ज़्यादा संभावना है कि आपका बीपीएससी ही कंडक्ट कराएगी। अगर नहीं करवा पाई वो, तो आपको बीएसईबी के द्वारा भी कंप्यूटर टीचर के लिए बहाली हो सकता है या अन्य आयोग के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि ये जो टीचर होंगे इनका पे स्केल भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा आएगा, 70,000 के आसपास, अगर प्राइमरी से लेकर के 10 तक को लाया गया। और जो लोग 10+2 के लिए पढ़ना चाहते हैं
तो उनको तो पता है कि क्या सिलेबस है और किस तरीके के पैटर्न है। तो दोनों के लिए जो ये कोर्स डिजाइन किया गया है मेरे द्वारा, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप पहले से भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का पढ़ते आ रहे हैं, तो पेपर 1 उसी प्रकार का होगा जैसा कि आप 9, 10 के अन्य सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करते हैं। जो पेपर 1 जो 40 मार्क्स का है वही कंप्यूटर साइंस में भी रहेगा, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है जो अभी नया आने वाला है बहाली, जो नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहेंगे, अब उसको कौन कंडक्ट करवाएगी और वो किस पे स्केल में होगा, ये सब जानकारी आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन या न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उस पर बेकार में चर्चा करने से कोई फायदा है नहीं। अब हम लोग मेन जो सिलेबस है जो बीपीएससी का रहा है कंप्यूटर टीचर में, उसको लेते हुए और साथ साथ बेसिक, चूंकि आपको टीचर बनाया जाएगा 5 या तो 1 to 5 में बनेंगे या 6 to 8 के लिए बनेंगे या 9, 10 के लिए बनेंगे कंप्यूटर टीचर। तो उस स्थिति में मेरे द्वारा जो एक विशेष प्रकार का डिजाइन किया गया है जो सिलेबस है, जहां तक कि मुझे अनुभव है, चूंकि मैंने भी कंप्यूटर साइंस से जो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस में पूरे ऑल बिहार में 3rd रैंक ला करके जो है हमने वो किया है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का भी नॉलेज आपको मैं दूंगा कि 11, 12 में क्या क्या पढ़िए। देखिए यहाँ पे आपको ना ही मुझे विद्वान बनाना है, बस आपको कंपटीशन निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा था और कैसे हमने स्कोर किया था, और इजीली आप टॉप रैंकर 100 टॉप 100 में आप आ सकते हैं किस प्रकार से, वो मैं आपको बताऊंगा। चूंकि हमने वो किया और हमने देखा कि जो रैंक है बहुत ज़्यादा आसानी से, कम पढ़ने के बावजूद भी आप अच्छा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम विशेषज्ञ रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम प्रोग्रामिंग आना चाहिए आपको, केवल बेसिक जो स्टैंडर्ड है, बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको सीख के रखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने बड़ा कर दिया। यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे, मेरे द्वारा आपको क्या क्या करवाया जाएगा, और आप भी अनुभव करेंगे कि बिल्कुल सही सटीक है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इस बात का फुल गारंटी। देखिए 2 पेपर होता है, पेपर इसमें जैसे है एक ही पेपर में 2 पार्ट होंगे। एक जो पार्ट होगा जीएस पेपर 1 जिसको कि हम लोग 40 मार्क्स वाला कहेंगे, दूसरा पार्ट होगा मेन सब्जेक्ट जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस में भी 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक बेसिक कंप्यूटर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एडवांस कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे जीएस पेपर 1 में, वो आपको जनरल नॉलेज के तहत पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और कोई हिस्ट्री का कोई पार्ट नहीं टच करेंगे, आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री। और ऑलरेडी आपके कंटेंट में वीडियो डाल दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री सारे 1, 2, 3, 4, 5 वॉल्यूम जो भी है, ऑब्जेक्टिव भी, आज भी ऑब्जेक्टिव सेशन जो पेपर 1 का होगा, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उससे बाहर क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे जीके में। ठीक है, दूसरा है ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी से ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाते, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के रहेंगे तो वो भी आपका कवर होगा। पॉलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको सारे करवाए जाएंगे क्लास के माध्यम से, ऑलरेडी कंटेंट में वीडियो और भी डाल भी दिया जाएगा जो कि पेपर 1 के लिए काम देगा आपको। इकोनॉमिक्स, तो ये सब से आपको जो है 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मिला करके, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस जो है आपको हिस्ट्री का ही देखने को मिलेगा। उधर से 4 में ही 2-2 या 1-1 क्वेश्चन करके आपको डिजाइन करता है, तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन के लिए भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद जनरल साइंस में हम लोग जो है बेसिक जो बायोलॉजी है, जहां से बार बार साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, साथ साथ केमिस्ट्री, ये तीनों टॉपिक जो जो महत्वपूर्ण है उतने ही आपको करवाए जाएंगे, जिससे कि आपके 8 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। ठीक है, 8-8 16 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद मैथ या रीजनिंग, ये दोनों मिला करके आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, 5 चैप्टर रीजनिंग के करने, 5-6 चैप्टर, 6 मानिए, और मैथ में भी मैक्सिमम जो है 7 से 8 चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, जिससे कि आप 8 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग में बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, और 8 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज में कुछ भी रह सकता है तो उसका रहता है। तो टोटल आपके 40 नंबर होंगे, 8-8 16, 24, 8 32,
और 8 40, टोटल 40 मार्क्स का यही सिलेबस है। बीपीएससी इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछती है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। जितने भी कंटेंट में वीडियो आपको दिए जाएंगे उसको बस आप लोग क्या करना है कि करते रहना है, ठीक है। कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से जुड़ जाइए। आज फर्स्ट क्लास होगा, प्रथम क्लास जो है आपका कंप्यूटर साइंस का, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेशन, और जो पेपर 1 का पहले से ही चल रहा है अन्य लोगों के लिए भी, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 11 12 के लिए जो चल रहा है पेपर 1 का, वो भी आप लोग अगर करना चाहेंगे तो वो भी बैच आप लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। वो बैच आपका 8:30 बजे से चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल 7:15 से 8:15 के बीच में आपका पेपर जो कंप्यूटर साइंस का है मेन पेपर, वो मैं पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे, ठीक है। हो सकता है आगे चल करके आपका सिलेबस में इधर उधर करूं, मतलब रूटीन, ठीक है। रूटीन को मैं हो सकता है कि मॉर्निंग कर दूं, लेकिन फिलहाल अभी यही रूटीन चलेगा, ठीक है। और जो लोग डिग्री नहीं ले रखे हैं बीएड और खास करके सीटेट या नहीं पास कर रखे हैं, उनके लिए ये एक मौका मिलेगा। 1 ईयर का कम से कम कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रखिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपको मौका मिल जाएगा टीचर बनने का, मेरा जहां तक की अनुमान है, ठीक है। चलिए, और बहुत जल्द मैं क्लियर भी बता दूंगा, आयोग के नोटिफिकेशन से पहले मैं बता दूंगा कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि इस पे चर्चा चल ही रही है। अब आइए आईसीटी के बारे में जानेंगे। जब आप बनेंगे टीचर तो आईसीटी टीचर कहलाएंगे आप, ठीक है। या तो आईसीटी इंस्ट्रक्टर या आईसीटी कंप्यूटर टीचर। तो आईसीटी क्या होता है उसके बारे में आज का क्लास होगा। आईसीटी पे पूरा दुनिया जा रही है और हर एक एजुकेशन सिस्टम आईसीटी को ही आधार बना रहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से ज़्यादा आप भविष्य में जो है रोजगार क्रिएट भी हो सकता है। और हम लोग पढ़ाते क्यों हैं बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिले। तो आईसीटी इनेबल्ड शिक्षा का मेन उद्देश्य ही होता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चा आगे चल करके कोई काम कर सके। और आपका पता है कि अभी का युग क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का युग है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म ही होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर कोई पूछेगा आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है और आप आईसीटी टीचर हैं, आईसीटी लैब में पढ़ाते हैं और आपको पता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आईसीटी फॉर हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें जो बीटेक कंप्यूटर साइंस किए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रखे हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, साथ साथ जो बीसीए एमसीए कर रखे हैं वो भी एलिजिबल है। बीसीए के साथ साथ अगर कोई डिग्री है पीजी का कोई भी विषय से वो भी एलिजिबल है। साथ साथ अगर बीटेक कर रखे हैं 1 साल का पीजीडीसीए है वो भी एलिजिबल है। तो ये लोग भरेंगे इस बार, और उम्मीद कीजिए कि अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इतना सीट है कि आप इजीली पास करेंगे, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगा। और चूंकि आपके साथ हम हैं तो मुझे आइडिया पता है और हमने खुद क्वालिफाई किया अच्छे से, तो मैं आपको जो बताऊंगा निश्चित रूप से आपको जो है वहाँ पे फायदा करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखेंगे, कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे, कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ उसके जनरेशन को पढ़ेंगे। ये सब हम लोग कंप्यूटर के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से सीपीयू, एएलयू, एमयू, कंट्रोल यूनिट ये सब कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। तो कम से कम बेसिक कंप्यूटर के आपके अगर 80 क्वेश्चन अगर दिखाई देंगे आपके एग्जाम में, तो उसमें 50 क्वेश्चन तक आपको यही सब रहेगा, ठीक है। बेसिक से संबंधित एकदम बेसिक जानकारी से रिलेटेड, क्योंकि आपका जो क्लास है वो आपका प्राइमरी टू मिडिल अपर हाई मतलब है 10+2 नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब हम लोग जो है इसमें संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। चूंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं 0-1 की भाषा में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। लॉजिक गेट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रजिस्टर जो लॉजिक गेट से बनता है उसके बारे में हम लोग यही संख्या पद्धति चैप्टर बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, किस प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो सब की भी जानकारी होगी। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
ये सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हम लोग जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट हैं, चाहे वो टोपोलॉजी है, चाहे आपका जितना भी अरेंजमेंट है, बस है, हब है, ये सब के बारे में हम लोग, या लेयर है OSI मॉडल का, ये सब हम लोग अच्छे से कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग कंप्यूटर साइंस है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो नहीं भी है उनको भी आइडिया बहुत जल्द लगने वाला है। प्रोग्रामिंग भाषा में देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं अभी तक बन चुकी है कंप्यूटर में, और C++ के उप्स कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है उसको भी देख लेंगे। अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है, तो वो कॉन्सेप्ट सारे को हम लोग पढ़ लेंगे उप्स कॉन्सेप्ट के आधार पे। उसके बाद डीबीएमएस टाइप्स ऑफ डीबीएमएस कार्य कैसे करता है, RDBMS, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग, जितने भी MS ऑफिस, MS एक्सेल, उसके शॉर्ट कीज, उसके जो फॉर्मूलाज हैं या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लोग, चूंकि ये भी आसान नहीं होता, ये भी एग्जाम में आपको बहुत गलती करवाएगा। ठीक है, तो MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया है, इसका यूज अच्छे से एप्लीकेशन आधारित हम लोग कर करके सीखेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वही एक्सेल सीट को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के जितने भी एब्रिविएशन हैं, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एडवांस कंप्यूटर में जाएंगे। एडवांस कंप्यूटर में हम लोग फिर से डाटाबेस को एक हाई लेवल में पढ़ेंगे, 10+2 लेवल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो उप्स कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, लॉजिक गेट पढ़ेंगे, और फिर HTML CSS जावा के बेसिक, जो कि जिस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। और उसके बाद अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी का, उसका प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। उम्मीद कीजिए कि 80 में कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपके क्लासरूम के ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 50-60 प्लस रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन है 40 नंबर का, ये तो आपका क्लासरूम का ही टोटल रहेगा, इस बात का फुल गारंटी है। और इसमें आप 30-35 नंबर इजीली ला सकते हैं। अगर आप इधर से 30 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं, 30 हमारे औसत स्टूडेंट होंगे वो करेंगे एकदम निश्चित रूप से। 30 नंबर इधर से कर लेते हैं, अगर 80 में से इधर, अगर आप छोड़िए 40 भी कर लेते हैं 80 में से सही, तो आपके 70 नंबर होंगे। और इस बार का कट ऑफ लगभग 70 के आसपास गया है, जबकि बहुत कम सीट था तब। ठीक है, और यहाँ तो 70,000 सीट आएगा, तो इसका कट ऑफ 50 चला जाएगा। मैं गारंटी के साथ अभी बोल रहा हूँ, एग्जाम नहीं हुआ है, 50-60 चला जाएगा। अगर ये 70,000 सीट रहेगा, 50 से 60 के बीच में कट ऑफ चल जाएगा। तो औसतन अगर आप 25 नंबर भी इधर ले आते हैं और इधर लगभग 40 नंबर भी ले आते हैं, तो कन्फर्म आपका रिजल्ट रहेगा। तो ये पोर्शन को आपको कमजोर नहीं करना है। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि कई बार आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर डीपली बहुत ज़्यादा डीप पूछने लगा तो आप जो है वहाँ पे बहुत कष्ट का अनुभव करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अगर इजी पूछ दिया तब तो ये मजे में आपका 60-70 को सही हो जाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम उठा के डाल देगा। ठीक है, तो उस समय आप उतना समझ विकसित नहीं कर पाएंगे इतना कम समय में कि आपसे बन जाए। सिंपल सी बात, बनेगा सामान्य क्वेश्चन, तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमको जो सामान्य क्वेश्चन है, जो औसतन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज जो सामान्य क्वेश्चन है, उसी को बनाना है। बहुत हाई लेवल का C प्रोग्रामिंग और जावा का प्रोग्रामिंग पूछा जाता है, उसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। उसके चक्कर में रिजल्ट खराब नहीं करना है, क्योंकि वो अब आपके समझ में भी नहीं आएगा, उतना टाइम भी नहीं है, वो इतना आसान काम भी नहीं है। जो 4 साल बीटेक करते हैं उनको तो समझ में नहीं आता, आपको क्या समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आज ICT क्या है और ICT पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चूंकि आप बनने वाले हैं ICT के टीचर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टीचर बनने वाले हैं। आपके स्कूल में ICT लैब होगा और आप ICT इंस्ट्रक्टर कहे जा सकते हैं या ICT कंप्यूटर टीचर। ठीक है, तो इसीलिए ICT के बारे में अब हम लोग का क्लास होगा, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से स्टार्ट हुआ है तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए, जिससे कि आपको आगे चल करके कोई भी दिक्कत नहीं हो। पेपर 1 का बहुत सारा पार्ट आपका इधर हमने कवर करवा दिया। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने इसको
जो भी लोग जुड़ रहे हैं निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा वीडियो को, और निश्चित रूप से जो लोग देखेंगे वीडियो यूट्यूब पे हो चाहे जहां भी हो, फायदा निश्चित रूप से आपको होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला चैप्टर सिलेबस का है आईसीटी। यहां से एक दो क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही देगा चूंकि आप बन ही रहे हैं आईसीटी के टीचर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसका हिंदी क्या हो गया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखिए साथ साथ हम आपको एक अपना जो ऐप है वो भी आपको लोड करवाएंगे, 2-4 दिन में वो लॉन्च हो जाएगा ऐप। उसमें हमने आईसीटी से संबंधित जितना भी टॉपिक है उसको उसमें डाला है, साथ साथ मैं उसमें वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं लिंक, जो भी ग्रुप में शामिल होंगे तो उनको लिंक दे दूंगा। उसमें क्या होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो बार बार जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका वो सब क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह का आपने देखा होगा, उसी प्रकार से हमारी संस्थान ने एक नया ऐप लाया है, आईसीटी बिहार करके आएगा। अभी गूगल पे नहीं डाला गया है लेकिन बहुत जल्द, और बहुत जल्द मार्केट में आपको बुक भी मिलेगा जिसके माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये देखिए केवल टीचर बनने के लिए नहीं है, ये जब आप टीचर बन जाएंगे तब भी हमारा सिलेबस पढ़ाएंगे आप बच्चों को। ये सारे सिलेबस बच्चों को पढ़ाना भी है, केवल खुद को ही नॉलेज नहीं रखना है बल्कि आगे चल करके बच्चों को पढ़ाना भी है ये सब। ठीक है, चलिए यहां पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी का तात्पर्य क्या होता है, सूचना और आधुनिक जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे अभी फेसबुक चलाते हैं आप, जीमेल चलाते हैं, इन सब तकनीक को आम जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको कि अभी तक उतना जानकारी नहीं मिला है, वहां तक पहुंचाना आपका काम होगा। बाकी आईसीटी का कार्य है कि तकनीक को लोगों के बीच में, जो आम लोग हैं, वहां तक पहुंच बनाना, जिससे कि लोग उस तकनीक को समझ सके और उसका यूज कर सके। मैक्सिमम लोग अब यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, चूंकि हर एक के घर में मोबाइल। पहले क्या था कि कंप्यूटर में अच्छा खासा रकम लगता था, तो सामान्य लोग या बिलो एवरेज लोग उसको खरीद नहीं पाते थे, लैपटॉप हो या कंप्यूटर। लेकिन आज के डेट में मोबाइल हर एक के घर में है, हर एक लोग के पास मोबाइल है, जिस माध्यम से जो है मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। जितने भी फंक्शंस आप कंप्यूटर में देखते हैं उतना फंक्शंस आपके मोबाइल में भी है। तो निश्चित रूप से अब उपकरण तक की पहुंच तो गरीब से गरीब लोग तक हो चुकी है, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सब लोग को नहीं पता है। क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आ चुका है, कि क्या क्या फायदा होगा। जैसे अभी नया नया चैट जीपीटी आया है, इसके बारे में सबको नहीं जानकारी होगी। ठीक है, तो तरह तरह के जो भी अपडेट्स हैं तकनीकी में, उससे आम लोगों को क्या करना है, वहां तक की पहुंच बनाना जो आम लोग जान सके। तो आईसीटी का मेन तात्पर्य यही है, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, तो हम लोग का कार्य क्या है कि उस बच्चों को जो आपके यहाँ पढ़ने आएंगे उसको इसके बारे में जानकारी देना कि आईसीटी है क्या। तो एक तकनीक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का, सूचना और संचार का, जिसके माध्यम से आने वाले समय में बच्चा रोजगार भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भाषा दिया गया है। तो भाषा पे अगर जाइएगा तो इसमें पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य सूचना को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जाए, और इसके साथ ही विद्यार्थियों को ऐसे तकनीक और उपकरणों और संबंधित शब्दावली, जो शब्द है जैसे चैट जीपीटी, क्या कई बार तो बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछ देता है फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं, नैनो तकनीक क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये सब जो शब्द आप सुनाई दे रहा है आपको, इसके बारे में लोगों को परिचित करवाना, जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समझना और भी आसान हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो आपसे पढ़ेगा और साथ साथ आने वाले समय में देश का नागरिक भी उसका, चूंकि बच्चा ही भविष्य में देश का नागरिक बनेगा, और उसका वो आसानी से उपयोग कर सके। मेन उद्देश्य आईसीटी का यही है। इसी से घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब देखिए, एक जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अनुसार क्या कहा गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना के संचालन से संबंधित, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, एक होता है डेटा। तो क्या हो गया कि जिसमें कि आप जैसे 5 है,
5 डेटा है, लेकिन जब हम लोग 5 मीटर लिखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो लेंथ को मापता है। 5 मीटर अगर 5 केजी है तो वो वेट को मापेगा। तो इस प्रकार से डाटा इंफॉर्मेशन में जब मीनिंगफुल अर्थ दे दे, ऐसे 5 बोले तो क्या 5 भाई, 5 क्या, 5 सेंटीमीटर, 5 केजी, 5 लीटर, क्या, तो वो डेटा हो गया। 5 रॉ मटेरियल हो गया तो डाटा हो गया। जब उसमें हम इंफॉर्मेशन लगा देंगे साथ साथ, उसमें कुछ मीनिंगफुल वो अर्थ देने लगेगा, तो वही सूचना में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। तो कई बार डेटा और सूचना के बारे में भी पूछता है, डेटा किसको कहते हैं और सूचना किसको कहते हैं। डेटा हुआ रॉ फैक्ट, ठीक है, लेकिन जब हम उसको मीनिंगफुल बना देते हैं तो वही इंफॉर्मेशन कहलाता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे क्या है कि विभिन्न उपकरण अनुप्रयोग सेवाओं का एक समूह है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन, सूचना का उत्पादन करने में, प्रसंस्करण करने में, प्रोसेसिंग। कई बार इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, प्रसंस्करण आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रसंस्करण मतलब समझिएगा प्रोसेसिंग, कहते हैं ना, प्रोसेसिंग हो रहा है, डाटा का प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। और एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान करने में क्या, जैसे व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, वहां क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं ना। ईमेल में क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, उसमें सूचना का आदान प्रदान होता है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो क्या है, वीडियो का आप देख रहे हैं ना, तो वो भी तो आप डाटा यूज कर रहे हैं, वहां से आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे हम अभी सर्वर पे जा रहा है, हम जो पढ़ा रहे हो पहले सर्वर पे जा रहा है, फिर सर्वर से आप ले रहे हैं, तो ये सारा स्टोर हो रहा है, ठीक है, फिर आपके मोबाइल तक पहुंच रहा है। तो आदान प्रदान जो हो रहा है ये भी आईसीटी के कारण ही होता है। अभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये भी आईसीटी का ही विशेषता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही विशेषता है, जिस माध्यम से आप विजुअल घर बैठे आराम से रजाई में पढ़ रहे हैं। नहीं तो आपको हमारे तक पहुंचने के लिए, कोई मेरा भी ऑफिस होता, कहीं संस्थान होता, तो वहां आपको रहना पड़ता, वहां जा करके मेहनत करके पढ़ना होता। तो पढ़ना आसान हो गया। ये क्या किया, एक प्रकार से पूरे विश्व को एक प्रकार से कह दीजिए कि डिजिटल विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए। अभी आपका दोस्त कहीं अमेरिका में है, कनाडा में है, आप चाहिए तो 2 सेकंड में बात कर सकते हैं, नहीं केवल कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, सब कुछ देख सकते हैं। तो ये सब जो हुआ वो आईसीटी से ही हुआ। तो यूएनडीपी के अनुसार क्या हुआ कि सूचना का उत्पादन, प्रोसेसिंग करना, उसका वितरण करना, उसका आदान प्रदान करना, वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। अंग्रेजी में इसे आईसीटी के रूप में संक्षिप्त रूप दिया गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ही शॉर्ट करके आईसीटी कहा गया, ठीक है, आईसीटी। देखिए सबसे पहले तो मैं, अभी मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे तो समझाता हूं, तो आप इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एग्ज़ाम तक जाते जाते मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको दे दूंगा। चूँकि अभी हमने जो नोट्स बनाए हैं वो सब जो बिहार के आम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने बनाया है। मैक्सिमम लोग हिंदी में ही समझना पसंद करते हैं, इंग्लिश में भी इसको आप ट्रांसलेट खुद से भी कर सकते हैं, और वो जो शब्द है वो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हिंदी मीडियम में ही है। इंग्लिश मीडियम मेरा प्रयास होगा कि बहुत जल्द यही जो फैक्ट है, यही डाटा को हम ट्रांसलेट करवा दें इंग्लिश मीडियम में, जिससे कि आप इंग्लिश वाले भी आसानी से उसको समझ सके और याद कर सके, ठीक है। फिलहाल अभी आपको हिंदी में ही समझाएंगे हम। अब देखिए भारत में जो आईसीटी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उस औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जिनका कि हमारे पास खनिज संसाधन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यापार करने के लिए आपको पूंजी चाहिए होता है, और आईसीटी के क्षेत्र में कम पूंजी में आप बेहतर व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए अभी आपका देश क्या है, सर्विस सेक्टर में आगे। क्योंकि सर्विस में क्या है कि आप सर्विस देते हैं, जैसे हम एक सर्विस दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें ज़्यादा खर्च की बात नहीं, लेकिन जब हम इंडस्ट्री बनाएंगे उसमें करोड़ों रुपये खर्च होंगे, जो कि आम पब्लिक के लिए संभव नहीं है। तो जिस कारण से भारत के मैक्सिमम लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं है, जिस कारण से वो बड़े बड़े उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते थे। हम कर क्या सकते हैं, अपने श्रम बल के आधार पे, मानव श्रम बल के आधार पे हम लोग जो है मेहनत करके कुछ अर्जित कर सकते हैं, और उसमें आईसीटी आपका विशेष महत्वपूर्ण दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम योगदान जो होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का होता है, सॉफ्टवेयर कंपनी का होता है, बीपीओ का होता है, कॉल सेंटर का होता है,
यानी जो भी होता है वो आईटी से रिलेटेड संबंधित जो उद्योग है उससे भारत को सबसे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि कम पूंजी में कम लागत में ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होता है और हमारे पास जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, मानव श्रम बल भी बहुत ज्यादा है। बस उसको क्या करना है कि उसको आपको क्या करना है, जो जनसंख्या है उसको मानव संसाधन में, मानव कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल में बदल देना है, उसको ट्रेंड कर देना है, उसको कंप्यूटर का नॉलेज दे देना है, उसको इंग्लिश सिखा देना है, कम्युनिकेट कर सके, तो वो विश्व स्तर के जॉब को भी वो गेन कर सकता है, ले सकता है और जो है वो काम कर सकता है। तो इसलिए भारत में आईसीटी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। साथ साथ अभी जितनी भी पारदर्शिता है, ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो ये सब में भी ये बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था, अभी देखते हैं डिजिटल करेंसी, जितना भी काम आप करते हैं वो सारे ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। मैक्सिमम पेमेंट, जैसे आप क्लास से भी जुड़ते हैं तो आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन ही, आप हमें कैश तो नहीं दिए। अगर आप अभी सामान भी खरीदने जाते हैं कुछ भी, तो वहां भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, और भारत इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। इकोनॉमिक अगर आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हम लोग जो है बहुत आगे हैं। मैक्सिमम गरीब से गरीब लोग भी अब फोन पे और पेटीएम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रशासन में भी पारदर्शिता लाती है ऑनलाइन, आरटीआई के माध्यम से या कोई भी आप सूचना डालते हैं बहुत तीव्र गति से आपके पास पहुंचता है। ठीक है, तो राष्ट्र के सामने आने वाले विभिन्न चुनौतियों को आईसीटी हल कर सकता है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे प्रशासन संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था संबंधित हो। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को आईसीटी के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। इसीलिए भारत जो कि बहुत जनसंख्या वाला देश है, चूंकि विश्व स्तर का अब प्रथम होने वाले हम लोग जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अभी तक चीन ही है, लेकिन चीन को हम लोग जो है वर्ल्ड बैंक के अनुसार पीछे कर चुके हैं, तो 1 नंबर पे भारत आ गया है। तो इस स्थिति में भारत में मानव संसाधन का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि आईसीटी का महत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। सर 8:30 से टाइम ठीक था, क्योंकि सर काम से लौटने में, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो टाइम कहेंगे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि 8:30 बजे से पेपर 1 होता है। ठीक है, तो चूंकि पेपर 1 भी मुझे पढ़ाना है, तो इसीलिए 8:30 बजे से आप पढ़िए। बाद में आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, बाद में भी देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी टाइम पे आप देखें, बाद में भी देख सकते हैं। और मैं इतना अच्छा से आपको समझा दूंगा कि इसको बार बार आपको जो है परेशानी होने की आवश्यकता ही नहीं होगी, परेशान नहीं होना है। आप किसी भी टाइम देखिए, कोई भी टाइम पे आप देख लीजिए वीडियो, आपके कंटेंट में आपके पड़े रहते हैं, लाइव सेशन में भी और रिकॉर्डेड सेशन में भी मैं डाल दूंगा चैप्टर वाइज अच्छे से। इसलिए परेशान नहीं होना, 1 बार 10 बार 15 बार 20 बार, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना टाइमिंग को लेकर के। टाइम मिल रहा है तो लाइव आइए, ऑनलाइन आइए। मैक्सिमम लोग ऑफलाइन होकर के बाद में ही देखते हैं, लाइव नहीं आ पाते हैं, बहुत तरह के कार्य होते हैं, मुझे भी पता है, क्योंकि जिस एज में आप लोग रहते हैं उस एज में लाइबिलिटी भी होती है और साथ साथ आप वर्किंग भी होते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो पूछता है वो आपको घुमा फिरा करके पूछेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कहिएगा ये थ्योरी पढ़ा रहे सर, तो इसमें हम इसीलिए अभी आपको ज्ञान दे रहे हैं कि ये आगे चल करके आपको जब पढ़ाएंगे टीचर, देखिए मैं आपका केवल आपके एग्जाम का नहीं सोच रहा हूं, आगे चल करके जब आप क्लास में जाएंगे तो आपके अंदर वो समझाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और मेरा नोट्स पीडीएफ रखे रहिएगा। ठीक है, ये वरदान साबित होगा आपको जीवन में। अगर टीचर बन गए तो आपको पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना जान लीजिए। चलिए अब आ जाइए, आईसीटी का जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है उसको हमने यहां लिखा है। आधुनिक युग संचार प्रौद्योगिकी का युग है, जैसा कि सभी लोग जान ही रहे हैं कि वर्तमान युग क्या है, आईटी का युग है। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का बहुत बड़ा योगदान है और महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं। जैसे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से क्या हुआ, अभी आप पढ़ रहे हैं घर बैठे, ये क्या है, ऑनलाइन शिक्षा ही है और ये आईसीटी का ही रूप है। ठीक है, तो अधिक अभिगम बना दिया, आसान बना दिया। घर बैठे लोग जो है बीपीएससी निकाल लेते हैं, कमीशन यूपीएससी निकाल लेते हैं। दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैनाट प्लेस में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं, दिल्ली मुखर्जी नगर में लाखों खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर
सीखना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पहुंचिए, घर बैठे आप सीख रहे हैं। तो ये अभिगम आसान बना दिया आपको, किसने? तो आईसीटी ने, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। ऑनलाइन शिक्षा कोरोना के बाद एक वरदान हुआ स्टूडेंट्स के लिए, और मिनिमम फीस में, कम से कम न्यूनतम फीस में आप क्या करते हैं, मैक्सिमम चीज गेन करते हैं। और इससे क्या हुआ कि गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास केवल एक मोबाइल है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से फ्री में अध्ययन कर लेता है। जो लोग जुड़ते हैं उन्हीं के माध्यम से पढ़ाई होती है, इतना जान लीजिए। आप जो भी हमें जुड़ते हैं कोर्स में, उसी के बदौलत में पढ़ाता हूं, कंटेंट देता हूं। लेकिन फायदा क्या होता है कि सबको मिलता है। क्यों मिल जाता है? कम से कम वीडियो तो वो देख ही लेते हैं, भले वो टेस्ट ना लगा पाए, भले वो पीडीएफ जो है नोट्स नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन बाकी तो वो पढ़ के सीख सकते, लिख तो सकते ही। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको ऑनलाइन शिक्षा क्या किया कि शिक्षा को अभिगम बना दिया, आसान बना दिया, लोगों तक पहुंच बना दिया। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो गया। अभी देखिए बहुत सारा चैनल, नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, उनका गांव गांव के बच्चे बच्चे लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटर के साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं। तो दूर दराज के भी बच्चे नीट, आईआईटी जो भी है आपका इंजीनियरिंग, घर बैठे निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए क्या हो गया, गरीब बच्चों के लिए वरदान हो गया। दूर दराज के क्षेत्र में जो शिक्षण की गुणवत्ता है, जहां टीचर अवेलेबल नहीं थे, आज के डेट में वो भी मोबाइल के माध्यम से उस ज्ञान को, जो जिसके लिए बहुत खर्च करना होता था, जाकर के स्टूडेंट्स को वहां रहना होता था, खर्च करना होता था, वो घर बैठे वो ले रहे। तो गुणवत्ता में भी सुधार होगी, एजुकेशन की गुणवत्ता में। ठीक है, उसके बाद उस शिक्षा संस्थानों में प्रणाली और नियमों के अनुपालन में पारदर्शिता बढ़ाई। ठीक है, तो ऑनलाइन के माध्यम से क्या हुआ कि पारदर्शिता बढ़ गया, हर एक चीज लोगों को जानकारी। कोई भी वैकेंसियां आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम का या कुछ भी, तो सब तक जानकारी पहुंच जाती। पहले क्या था, कोई यूनिवर्सिटी में जो है कोई बच्चों का एडमिशन का आया तो लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो ये सब भी फायदा हुआ। उसके बाद जो है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में जो है उनकी भागीदारी भी बढ़ावा दिया इसने। बच्चे खुद से सीखते हैं। अभी आप मोबाइल में क्या कर रहे हैं, केवल वीडियो सुनेंगे, फिर अपने आप एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे। उसके बाद छात्रों के व्यवहार और ग्रहण शक्ति का विश्लेषण करना और उन्हें अधिक रोजगार और अवसर प्रदान करना। बच्चे खुद से सीखते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको विश्लेषण करते हैं, जिससे उनके अंदर रोजगार, जो आज के डेट में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम जो है यूट्यूब के माध्यम से सीख के भी कर रहे हैं। कोई भी नई जो रोजगार है, बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में लाते हैं। अभी तो मेन रोजगार है जैसे शॉर्ट वीडियो बनाना। अब बहुत लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग शॉर्ट वीडियो ही बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तभी तक अच्छा है जब तक कि यूट्यूब पैसा दे रहा है। हो सकता है टिकटॉक की तरह गायब हो जाए, पैसा ही नहीं दे, तब फिर आप कहाँ जाइएगा। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। हाँ, जब तक कमा रहे हैं कमाइए, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो वाला भी रोजगार खूब देख रहे हैं। एक माइक ले लिए, मीडिया बन गए, तो ये भी आपको इसी ने दिया, आईसीटी ने ही दिया है। तो वो भी रोजगार आपके दिमाग में घूम रहा होगा। तो मैं यही कहूँगा, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छा रोजगार कीजिए। वो सब के चक्कर में नहीं रहे। वो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो सकती है। जब तक यूट्यूब आपको पैसा पेमेंट कर रहा, हो सकता आने वाले समय में यूट्यूब जो है आपसे उल्टे पैसा मांगे, क्योंकि इतनी डाटा इन्फॉर्मेशंस उसके पास हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको उसी डाटा इन्फॉर्मेशंस के माध्यम से जो है वो उन्हीं चैनल या जो उसका कुछ नियम लगा दे, वैसे ही लोग को वो पेमेंट करे जो ऑथेंटिक हो। आपका जैसे मीडिया बन करके आप एडवर्टाइज करने लगते हैं तो वो सब बंद हो जाए। तो इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। तो वहाँ से भी रोजगार, बहुत तरह के रोजगार हैं, अच्छे अच्छे रोजगार हैं, उसको देखिए, सीखिए। तो ये सब आपको फायदा मिलेगा, महत्व में आ गया। शिक्षा में आईसीटी के क्या लाभ है? अधिगम का व्यक्तिकरण, यानी इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। आपको किस प्रकार से सीखना है। हो सकता है मेरे वीडियो से बोर हो रहे होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, गुने 2 कर दीजिएगा, स्पीड बढ़ा दीजिएगा, एकदम तेजी से जो है कैसेट भाग जाएगा। नहीं, तो ये आपके हिसाब से हो रहा है ना। आप जहां रुक करके सीखना चाहते हैं, जहां समझ में नहीं आए, जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, पॉज कीजिएगा, फिर आप लिखिएगा, उसको समझिएगा। तो आपका क्या हो गया, इंडिविजुअलाइजेशन जो है, जो आपका व्यक्तिगत जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पढ़ लेते हैं। तो आईसीटी के बदौलत ही हुआ। नहीं तो पहले बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाए, टीचर पढ़ा दिया,
किसी को समझ में आया नहीं आया, बच्चा फीस पहले ले लिया है, टीचर आपको पूछने वाला भी नहीं है कोई कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, पढ़ा के चल गया, लेक्चर लेके चल गया और आपको समझ में ही नहीं आया। अब क्या, आईसीटी आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रोक करके देख सकते हैं क्या बोले थे सर। हो सकता है कि क्लासरूम में आपका जो ध्यान उस समय भंग था, कहीं और था, बाद में आपको लगा कि वो चीज़ तो मिस हो गया, तो वो तो रिप्ले होगा नहीं वहाँ पे। तो उस स्थिति में जो है आपको आईसीटी क्या करता है कि रिप्ले भी कर सकते, 10 बार 15 बार 20 बार या हजारों बार देखते रहिए वीडियो, सीखते रहिए। तो ये क्या हुआ आपके हिसाब से, ठीक है, लोग समूह में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से ज्यादा सीखते हैं और ये आपको व्यक्तिगत रूप से सीखने का कला दे देता है। शिक्षार्थी अपने अधिगम की गति स्वयं निर्धारित करते, कितना स्पीड में सीखना है, कितना स्लो सीखना है। अभी पढ़ा रहे, बहुत लोग को लगता होगा सर बड़ी फास्ट पढ़ा रहे, बहुत लोग को लगता होगा बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लास के ही बहुत सारे बच्चे होंगे, वो कैपेसिटी उनके रैम पे डिपेंड कर रहा है, उनका जो ब्रेन है वो कितना काम कर रहा है। जैसे होता है ना कंप्यूटर में रैम पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितना फास्ट जितना बड़ा होगा उतना फास्ट काम होगा। उसी प्रकार से जो लोग पहले से अध्ययन करते आ रहे हैं आईसीटी से संबंधित कंप्यूटर, उनको जल्दी समझ में आएगा। जो लोग बिल्कुल जीरो हैं उनको थोड़ा लेट से समझ में आएगा, लेकिन ये दोनों को फायदा देगा। आईसीटी क्या करेगा, दोनों को फायदा कराएगा, ठीक है, वही चीज यहां पे है। उसके बाद है अंतर क्रियाशीलता। शिक्षार्थी विषय वस्तु को शीघ्रता से पढ़ सकता है, शीघ्रता से अपने जरूरत की सूचना निकाल सकता है। जैसे हमको ये नहीं पढ़ना, हमको लगा कि ये टॉपिक अच्छा नहीं है, पढ़ने का मूड नहीं है, इसको स्किप कीजिए, आईसीटी की जगह फिर बेसिक कंप्यूटर जो इसके बाद का चैप्टर आप खोल लीजिए। वो भी समझ में नहीं आया, नहीं मन लगे, तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिए। या आप वीडियो को काट के पढ़ सकते हैं, जैसे आपको लगा कि सर बकवास कर रहे हैं, उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए, तो आपके पास सुविधा है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि आपका अंतर क्रियाशीलता है, इंटर एक्टिविटी है। शिक्षार्थी विषय वस्तु को शीघ्रता से पढ़ सकता है, शीघ्रता से अपने जरूरत की सूचना निकाल सकता है, जितना जरूरत है उतना ही। अगर हमको गुना सीखना है तो कोई जरूरी नहीं है कि जोड़ घटाव भी सीखना, टीचर तो सब पढ़ाएगा, जोड़ घटाव गुना भाग, हम डायरेक्ट गुना पे ही जाएंगे, जो हमको सीखना है वही चीज निकाल लेंगे। वही चीज यहां पे कह रहा है, ठीक है। उसके बाद दूरी और हर एक मौसम में, ठीक है, दूरी और हर एक मौसम में तटस्थता। अभी कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आप रजाई के अंदर पढ़ रहे हैं, मैं घर में पढ़ा रहा हूं। यही अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाने की बात होती, ना हम जाते ना आप जाते, ये टाइम आप सो के ही निकालते। तो ये क्या हुआ कि दूरी और हर एक मौसम की तटस्थता को क्या कर दिया कि कम कर दिया। तो इसमें ना ही दूरी रह गया, ना ही मौसम की तटस्थता रह गई। वर्षा भी पड़ रहा है बाहर में, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्लास होगा आपका 8:30 बजे से। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, केवल इंटरनेट और लाइट रहना चाहिए, क्लास निश्चित रूप से होगी। तो वही चीज बोल रहा है। उसके बाद अधिक सस्ता और व्यापक पहुंच। ये क्या है, आपको अधिक सस्ता भी है और व्यापक पहुंच भी देता है। अधिक सस्ता इस सेंस में है, इन सेंस में कि आप कम से कम फीस में, मेरा ये फीस कितना होगा 799 चार्ज मात्र। अगर आप बीटेक कीजिए कंप्यूटर साइंस से, अभी 10 लाख रुपये 8 लाख रुपये मिनिमम खर्च जो किए होंगे उनको पता हो। और मैं कितना ले रहा हूं 799। सिलेबस लगभग बहुत चीज बताऊंगा जो बीटेक में आपने पढ़ा होगा या भूल गए होंगे, या आप देखेंगे कितना मेहनत है। एक वीडियो का आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं पड़ेगा। जितना वीडियो मैं आपको दूंगा पूरे क्लास के दौरान, पूरे लास्ट तक, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा एक वीडियो का, ठीक है, आप इतना ही जानिए। तो सस्ता तो है ये, ठीक है। तो अधिक सस्ता और व्यापक पहुंच, गांव गांव के लोग जुड़ सकते हैं। केवल पता होना चाहिए कि ये ऐप है और ये टीचर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एक समान गुणवत्ता। क्या होता था स्कूल वगैरह में कि कोई अच्छा स्टूडेंट्स है तो उसको टीचर ज्यादा मानते थे, उसको ज्यादा अच्छे से समझाते थे। जो कमजोर है या नहीं पूछता है, पीछे जाके बैठ गया, तो उस पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, जो अभी तक। लेकिन आईसीटी में क्या होता है कि सबको एक समान गुणवत्ता, यूनिफॉर्म क्वालिटी होता है। सब लोग जो कमजोर से कमजोर हैं, जो तेज दिमाग के हैं, तीव्र गति से समझते हैं, वो भी समान रूप से इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे पीछे बैठने की आवश्यकता है, सभी फ्रंट पे बैठे हुए, सभी मोबाइल के सामने अपने टीचर को देख रहे हैं। तो ये एक समान गुणवत्ता सबको दे रही है। पहले की तरह नहीं, आगे वाला बच्चा ज्यादा समझेगा, पीछे वाला जो है
नहीं, लास्ट बेंच पे जो बैठा हुआ है उसको सुनाइए नहीं दे रहा है, तो वहां हुआ ना। या जो गरीब बच्चा है वो पढ़ने से वंचित हो गया, अमीर बच्चा जिसके पास पैसा वो पढ़ लिया, ठीक है। अब इतना भी अगर खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप मन का बदमाशी कर रहे हैं। अगर आपको कोई टीचर इतना सस्ता दे रहा है तब भी अगर आपको तकलीफ हो रही है पढ़ने में, तो ये समय लौट के नहीं आएगा। पैसा तो कोई चीज़ नहीं है, एक दिन का भी सैलरी टीचर नहीं मांग रहा है। मैं आपको एक दिन का भी सैलरी नहीं ले रहा हूँ। मिनिमम सैलरी 1600-1700 रुपया है एक दिन का, ठीक है। एक दिन का, आधे दिन का सैलरी लूंगा और उसी में पूरा आपको कोर्स करवाऊंगा। आप मेरा मेहनत देखेंगे कितना मैं मेहनत, इसको कंटेंट डिजाइनर डिजाइन किया होगा, ऐप बनवाया हूं जिसके माध्यम से ऑनलाइन क्लास हो रहा है, या और भी जो मैं दूंगा आपको, आप समझेंगे उस चीज को, ठीक है। बस उसको क्या करना है कि यूज करना है। टीचर यहां से सबको, सबके लिए बराबर गुणवत्ता दे रहा है, अब वो भी लेने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो ये आपके मन की बदमाशी है, ठीक है। आप वो करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का जो प्रकार है वो सबसे पहले समय के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये पूछ सकता है कि समय के आधार पर आईसीटी कितना होगा, तो दो, एक पुराना और दूसरा नया। जैसे पुराने समय में क्या होता था, रेडियो, टीवी, अभी क्या है तो मोबाइल, लैपटॉप। तो ये नया और पुराना के आधार पे आप बोल सकते हैं। दूसरा मीडियम के आधार पे, मीडिया माध्यम के आधार पे। एक होता है आपका संकेत के आधार पे, सिग्नल्स के आधार पे, कैसा सिग्नल उसमें प्रोवाइड होता है, प्रवाहित होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग क्या है, जो लगातार, जैसे पहले का, जैसे आपका स्पीडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, या रेडियो हो गया, ये सब एक प्रकार का एनालॉग सिग्नल पे काम करता था। लेकिन अभी का मोबाइल है। जैसे पहले टेलीफोन था, वो एनालॉग सिग्नल था, करंट पास होता था, तार लगे हुए रहते थे हर एक के घर में मोबाइल का कोने, कहीं बरसात में कहीं सट गया ना तो एक का बाद दूसरा लोग भी सुन लेता था। तो ये स्थिति थी, तो वो था आपका एनालॉग। अब है क्या, डिजिटल, पूरा एक्यूरेसी के साथ, नहीं डिजिटल माध्यम, डिजिटल डिस्क्रीट में यहाँ पे सिग्नल जाएगा, बाइनरी फॉर्म में जाएगा, 0-1 के रूप में जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद तीसरा, प्रसारण काल के आधार पर, जो आप इंफॉर्मेशन, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, उसके आधार पर एक होता है तुल्यकालिक, सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस, अतुल्यकालिक, यानी रन टाइम पे। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप कुछ हमको सूचना देंगे तुरंत, कोई भी दिक्कत होगा, सर साउंड नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो वो हो गया तुल्यकालिक, एक ही टाइम पे, रन टाइम पे। और जैसे अभी केवल वीडियो आप देख लिए, जैसे यही रिकॉर्डेड सेशन में चला जाएगा, तो वो अतुल्यकालिक हो गया। जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो वो तुल्यकालिक हुआ, एक ही टाइम पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बता सकता है सामने वाला। लेकिन जब आप किसी को रेडियो के माध्यम से या किसी रिकॉर्डेड वर्जन में आप किसी को डाटा सुना रहे हैं, या आप व्हाट्सएप पे कुछ बोल करके आप भेज दिए, ठीक है, वो बाद में देखा आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं किया, तो वो अतुल्यकालिक हो जाता है। तो तुल्यकालिक मतलब एक समय पे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है। अतुल्यकालिक जैसे पहले के समय में चिट्ठी पत्री हो गया, या फिर वन वे कम्युनिकेशन एक प्रकार से कह सकते हैं। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर आईसीटी एक शिक्षा होता है, आईसीटी समर्थित शिक्षा होता है, आईसीटी सक्षम शिक्षा होता है, ठीक है। तो ये आपके आईसीटी के प्रकार हैं। अब एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं फिर से, बस आप देख लेंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। एक है पुराना और दूसरा है नया। पुराना में आपका रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये सब पुराने हो गए। नए में कंप्यूटर, वायरलेस तकनीक जो भी है, वाईफाई वगैरह, उपग्रह, सैटेलाइट के माध्यम से सारा सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद शिक्षण के दृष्टिकोण से आईसीटी केवल नवीन तकनीक, कंप्यूटर और इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रव्य दृश्य सहायक उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर आदि भी शामिल है। केवल कंप्यूटर
से संबंधित वस्तुएं ही इसके सहायक नहीं है, बल्कि रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर ये सब भी आईसीटी के ही पार्ट होते हैं। चलिए, तो नया पुराना हो गया। मीडियम के आधार पे दो प्रकार का बताया हमने, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल। एनालॉग मीडिया हुआ एक, यह क्या करता है, एक सतत संकेत एनालॉग फॉर्मेट में, जैसे यहां से सूचना जो आपको दिख रहा होगा एनालॉग फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो यही है एनालॉग, ये सतत संकेत है जो किसी वस्तु के भौतिक परिमाण को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे स्पीड बढ़ाते हैं ना बाइक में, स्पीडोमीटर में बढ़ता है, पहले मीटर वाला जो होता था, अभी वाला तो डिजिटल ही रहता है बहुत में, ठीक है। थर्मामीटर या ओडोमीटर हो गया, ये एक बार इस बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि उसका गति किससे मापते हैं, ठीक है, कितना किलोमीटर चला वो ओडोमीटर से मापा जाता है उसका दूरी, ठीक है। और स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं। तो पुराना टेलीफोन हो गया, ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर है, ये सब आपके क्या है, एक प्रकार के एनालॉग मीडिया है, एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका डिजिटल सिग्नल पे, जिसमें कि डाटा डिस्क्रीट फॉर्मेट में जाएगा। नए कंप्यूटर इंटरनेट आधारित जो उद्योग है, जितने भी नए इंटरनेट के माध्यम से डाटा जो आप एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, सारे डिजिटल फॉर्मेट में जाते हैं। अभी वर्तमान में मैक्सिमम इसी का यूज होता है, जो कि बाइनरी सिस्टम पे कार्य करता है, 0-1 की भाषा में। 0 मतलब होता है ऑफ, 1 मतलब होता है ऑन, 0-1 की भाषा। आगे चल करके हम लोग जब बाइनरी सिस्टम पढ़ेंगे, किस प्रकार से कोई भी अल्फ़ाबेट को या कोई भी शब्द को बाइनरी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो अभी का वर्तमान का जितना भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब डिजिटल है, और डिजिटल जो है 0-1 पे कार्य करते हैं। उसका सिग्नल इस प्रकार से है, ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं ये 0 होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको 1 कहते हैं, ठीक है। जो नीचे में है वो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से, और ऐसे भी दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ऑफ ऑन को ही समझता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, बस इतना याद रखिए। आगे चल करके हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछेगा, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया पूछेगा, इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मीडिया है, यानी जो एज ए टाइम, रन टाइम पे ही आपका जो कम्युनिकेशन करवाए, एक ही समय पे आप किसी से क्वेश्चन पूछें, वो जवाब दे। यानी आप देखिए, तुल्यकालिक मीडिया से तात्पर्य ऐसे मीडिया से जो एक ही समय पर कार्य करता है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप कुछ बोलिएगा, जैसे अभी हम लोगों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तुल्यकालिक ही वार्तालाप हो रही है। आप कम से कम टेक्स्ट तो कर सकते हैं, आप वीडियो में, अगर कोई वीडियो कॉलिंग में अगर आप कॉन्फ्रेंस पे रहते, आप बोलते, तो फिर सब पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। ये अच्छा गुण है कहिए पढ़ाने में कि आप बोल नहीं पाते हैं, केवल मैसेज कर पाते हैं सर को, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि आपने कुछ मैसेज किया है, तो उसका रिप्लाई मेरा मन है, इच्छा हुआ तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। फालतू मैसेज किए तो रिप्लाई भी नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक प्रकार का तुल्यकालिक मीडिया है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पूछेगा आपके एग्जाम में। अतुल्यकालिक मीडिया, एसिंक्रोनस मीडिया में प्रतिभागी विभिन्न समयों और स्थानों पर उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें मुद्रित, जैसे विभिन्न समय पे, जैसे हम रिकॉर्डेड सेशन आपको दे दिए, पेन ड्राइव में दे दिए, आप किसी टाइम पे देख लिए, तो ये हो गया आपका एसिंक्रोनस, ठीक है, अतुल्यकालिक। जैसे रिकॉर्डेड शिक्षण सामग्री हो गया, किताब हो गया, ठीक है, ये सब आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हो गए, तो ये सब आपके अतुल्यकालिक होते हैं। चलिए, हाँ, अब आइए उपयोग के आधार पर आईसीटी शिक्षा, आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी समर्थित शिक्षा, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, आईसीटी सक्षम शिक्षा, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, ठीक है। आईसीटी शिक्षा क्या हुआ, इसका उद्देश्य एक ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन को तैयार करना होता है, ठीक है। आईसीटी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि मानव संसाधन, जो जनसंख्या है उसको जनसंख्या ना रहने दें, उसको मानव संसाधन में कन्वर्ट करें, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे, ठीक है। उनको काम लायक बना देना, रोजगार लायक बना देना, ठीक है। उसके बाद आईसीटी समर्थित शिक्षा, इसमें क्या होगा कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम होंगे वो सारे आईसीटी का प्रयोग करके काम होगा। इसको हम लोग मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं, याद रखिए। ये कई बार पूछेगा
कि इनमें से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। तो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन जो होता है उसको हम लोग मल्टीमीडिया एजुकेशन भी कहते हैं। मल्टीमीडिया मतलब क्या हुआ कि आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, प्रोजेक्टर ये सब का जब प्रयोग करते हैं तब जाकर के ये मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया मतलब विभिन्न प्रकार के मीडियम, चाहे वो एनालॉग हो, डिजिटल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सब तरह का जब आप प्रयोग करते हैं तब वो आपका मल्टीमीडिया एजुकेशन कहलाता है। और आईसीटी समर्थित शिक्षा में इसी का, जैसे अगर आप लोग इग्नू में एडमिशन लेंगे तो आपको क्या करेगा कि आपको ऑनलाइन क्लास भी, उसका चैनल भी होता है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। टीवी कार्यक्रम भी है, जैसे स्वयं बहुत सारा कार्यक्रम चालू करता है, बहुत सारा आप देखिएगा चैनल पे भर दिन पढ़ाई होते रहता है, तो आप उसको टीवी कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं। या ऑडियो माध्यम से भी आप रेडियो के माध्यम, ऑडियो केवल आपको देखते होंगे कि वायरल होता है कभी कभी व्हाट्सएप पे रेडियो वाला लिंक, तो उससे वो भी एक प्रकार से हो गया। यानी पूरा पढ़ाई जो है एक प्रकार से मल्टीमीडिया का यूज करके, जो भी आईसीटी का यूज करके जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया एजुकेशन, या उसी को आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन भी कहा जाता है। इसमें मेन रूप से ऑडियो, वीडियो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और मुद्रित सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे डिजिटल फॉर्मेट में कोई आपको दे दिया ऑनलाइन माध्यम से, जैसे हमने आपको पहले पढ़ाया, पहले आपको पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो ये भी एक प्रकार से आईसीटी समर्थित शिक्षा ही है। ठीक है, जिसमें कि हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उसके बाद है आपका आईसीटी सक्षम शिक्षा। यह संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पूरी तरह से आईसीटी पे ही आधारित होगा। यानी जब आप इसमें एडमिशन लीजिएगा वो भी ऑनलाइन, परीक्षा भी दीजिएगा ऑनलाइन, रिजल्ट भी होगा ऑनलाइन, और आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा ऑनलाइन, आप प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, जैसे ई लर्निंग हो गया, जैसे आपका डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, करते हैं ना इग्नू वगैरह से, तो ये भी आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन का ही एग्जाम्पल। अब आइए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक के बारे में, जो मेन रूप से होता है कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, जिसमें इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज ये सारे संबंधित डिवाइस आएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये सब आता है। ठीक है, दूरसंचार और नेटवर्क भी होना जरूरी है, उसमें हम लोग खास करके अभी ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई वगैरह का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोसेसर, इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग होगा, जैसे ब्राउजर वगैरह का यूज करते हैं। नेटवर्क के सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इन सब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है चौथा, मानव संसाधन तो होना ही चाहिए, मानव नहीं रहेगा तो इसको चलाएगा कौन? तंत्र का प्रशासक, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटर तो होना ही चाहिए, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर, तो मानव तो होना ही चाहिए। तो ये चार चीज जरूरी है, कोई भी चीज तभी आईसीटी इनेबल्ड होगा, तो उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके बाद नेटवर्क होना चाहिए, चौथा मानव भी होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, अब आज कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां जिसको आप गिना सकते हैं। आधारभूत संरचना का जो है उच्च प्रारंभिक लागत, शुरुआत में आपको इंटरनेट लगवाना होगा, उसमें भी कॉस्ट लग ही जाता है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद पर अपेक्षाकृत कम ध्यान, जैसे अभी आपको हो सकता है हम कुछ बोले, आपको मतभेद हुआ होगा, उस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप व्यक्तिगत रूप से हमें आप यहाँ पे पूछ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षाकृत आपको कम मिला, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद आप हमसे नहीं दर्शा पाए। ठीक है, अधिगम की समस्याएं भी होती है, इंटरनेट स्लो है, कई लोग कॉल करते सर वीडियो रुक रुक के चलता है, लाइव होता है, स्पष्ट नहीं होता है, बाद में डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दीजिए, तो ये कुछ समस्याएं आ जाती होगी जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद आईसीटी मूल रूप से एक वितरण प्रणाली है, अगर ढंग से वितरण होगा तो सबको मिलेगा, अगर नहीं होगा वितरण तो नहीं मिल पाएगा। प्रदर्शन मूल्यांकन में भी कठिनाई होती है, सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है, आप अपने आप को अपडेट करेंगे, सीखेंगे, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तेजी से इस कुछ ऑब्जेक्टिव सेशंस को करेंगे, आप लोग तेजी से क्वेश्चंस को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संचार तकनीक केवल अतुल्यकालिक संचार नियोजित करती है, असिंक्रोनस, जिसमें केवल एसिंक्रोनस का ही काम होता है? ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा। पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने बोला था तुल्यकालिक होता है। ईमेल और तुल्यकालिक होगा, आप भेजते हैं तब उधर से रिप्लाई होगा। फॉर्म, यह भी आपका फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो एक तरफ से गया।
चौथा है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत जो मैसेज हुआ आप और हमारे बीच में, तो ये भी हमने बताया था तुल्यकालिक हुआ, एक टाइम पे हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आपका नहीं होगा, चूंकि ये क्या है, तुल्यकालिक है, ये सिंक्रोनस है, तुल्यकालिक। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या होगा कि आपको कुछ शब्द होंगे वो परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम वाले थे तो हमें भी पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी चलिए, एसिंक्रोनस। ठीक है, और इसका हो गया तुल्यकालिक हो गया, ये सिंक्रोनस हो गया। तुल्यकालिक मतलब हो गया सिंक्रोनस। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, ईमेल, ये एसिंक्रोनस हो गया। ठीक है, फॉरम भी एसिंक्रोनस हो गया, और ये आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी सिंक्रोनस हो गया एज ए रन टाइम। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 और 3 एसिंक्रोनस है, अतुल्यकालिक है, यहां पूछ रहा था अतुल्यकालिक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तुल्यकालिक नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इनमें से कौन अतुल्यकालिक संचार को नियोजित करते हैं। ठीक है, अतुल्यकालिक पूछ रहा है। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऑनलाइन चैट का एक प्रकार है जो इंटरनेट पर वास्तविक समय पर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रदान करता है। ऑप्शन, अतुल्यकालिक मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, अनुसूचीबद्ध मैसेजिंग, उपरोक्त सभी। तो एज ए टाइम पे जो इंटरनेट पे वास्तविक समय पर टेक्स्ट ट्रांसमिशन व्हाट्सएप जैसे है, तो वो एक प्रकार का क्या है, इंटरनेट मैसेजिंग जो है वो आपका तुल्यकालिक हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ये भी आपका तुल्यकालिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 2 का सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संक्षेप बार आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, बस ये बता दीजिए। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, तो पहला ही हो गया, शुरू से ही बोल रहे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 10 कर देंगे, बाकी 20 सवाल है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको कराते हुए आगे बढ़ेंगे, और कुछ नहीं, बस क्वेश्चन आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। ठीक है, यानी आईटी का पार्ट है, कौन सा, आईसीटी का। ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल है, ऑनलाइन लर्निंग तो है ही ना पार्ट। वेब आधारित लर्निंग ये भी है। एडुसेट के उपयोग, एडुसेट होता है सैटेलाइट एजुकेशन से संबंधित, उसका भी उपयोग। उसके बाद है आपका उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी सारे जो हैं वो आपके आईसीटी प्रौद्योगिकी के ही अवयव हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण, वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। तो इसका आंसर सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, आईसीटी में स्टोर भी करते हैं, मेमोरी के माध्यम से, हार्ड डिस्क के माध्यम से भंडारण भी करते हैं, फिर उसको प्राप्त भी करते हैं, उसका वितरण भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो ये सभी कार्य जो है वो आपके आईसीटी में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी आयामों में से नहीं, अभी तुरंत हमने बताया था 4 बुनियादी आयाम में से कौन सा नहीं होगा, चलिए बताइए तो आप लोग। तो कौशल होगा आपको, इसीलिए तो केवाईपी किया जाता है आपको। आधारिक संरचना भी जरूरी है, कंप्यूटर का संरचना ही नहीं होगा तो आप कैसे काम कीजिएगा। उसके बाद मानव तो होना ही चाहिए, मनोवृत्ति का कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका बुनियादी आवश्यकता में से मनोवृत्ति नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उच्च शिक्षा के क्या कर रहा है, विस्तार के लिए प्रयोग में। अभिगम, संसाधन,
समानता उपरोक्त सभी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अभिगम, लर्निंग, संसाधन का प्रयोग किया ही जाएगा, समानता भी इसके माध्यम से आएगी ही, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किए जाएंगे। तो संदेश को भेजना और प्राप्त करना एक ही समय में वो क्या हो जाता है, तुल्यकालिक। यही बोले थे, सिंक्रोनस, तुल्यकालिक। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक उदाहरण है। तुल्यकालिक और तुल्यकालिक तो बताया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तुल्यकालिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंक्रोनस का एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सूचना जो कि ग्राफिकल, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन एक संयोजन है, उसको क्या कहते हैं। तो अभी तुरंत हमने बताया था, उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। जो टेक्स्ट में है, जो ध्वनि में है, वीडियो में है, एनिमेशन में है, वो क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमीडिया डेटाबेस में जानकारी निम्नलिखित रूप में जमा की जाती है, सेव किया जाता है। तो वो सिग्नल के फॉर्म में रहता है, 0-1 के सिग्नल के रूप में रहता है। ठीक है। तो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करते हुए, या आपने पीडीएफ आपको मैंने दे ही दिया फर्स्ट चैप्टर का, तो उसका आप लोग सॉल्यूशन देख लेंगे, अच्छे से बना लेंगे अच्छे से। ठीक है। और एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिए। और अभी ही नहीं बल्कि आप जब टीचर बन जाएंगे तब भी ये आपको महत्वपूर्ण योगदान देगा पढ़ाने में। ठीक है। इसीलिए इस पढ़ाई को हल्के में ना लेंगे, यह पढ़ाई आप अच्छे से करेंगे। जो लोग कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर कंपटीशन हब ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 799 में पूरा कोर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको करवाया जाएगा, अच्छे से कंप्लीट। अभी हिंदी मीडियम में है, आगे चल के नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको समझिए। ठीक है। उसको बस आपको समझना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लोगों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। धन्यवाद।